नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में शुरू हुआ जश्न का सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है। पार्टी मुख्यालय के बाद अब बुधवार यानी आज देश के सभी प्रदेश और जिला कार्यालयों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय पार्टी बनने का जश्न मनाएंगे। ये जानकारी देते हुए आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के मेक इंडिया नंबर 1 संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। देश भर में पदयात्राएं निकालेंगे और लोगों से पार्टी के साथ जुड़ने की अपील करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाकर देश के लोगों ने बताया है कि हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने 10 साल पहले आम आदमी पार्टी की जीरो से शुरुआत हुई थी और 10 साल बाद आज दिल्ली, पंजाब, गोवा होते हुए राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्र के नाम अपना संदेश भी कल दिया और पार्टी देश भर के सभी प्रदेश और जिला कार्यालयों में राष्ट्रीय पार्टी बनने के मौके पर आज जश्न मनाएगी और देश भर में पदयात्राएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जन जन तक पहुंचाएंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। चुनाव आयोग ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का तगमा पहना दिया है और इसी पर अब जश्न के माहौल जो है वो आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी आज पूरे देश भर में जश्न मनाएगी और जन जन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बातों को पहुंचाएगी। एक नंबर जारी किया गया है जिस पर मिस कॉल के जरिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए जनता जो है वो आगे आ सकती है। ये नंबर जो है वो भी जारी किया गया है। अब ऐसे में जिस तरीके से गोपाल राय ने खुद बताया कि मेक इंडिया नंबर 1 संदेश को जन जन तक पहुंचाना है और इसी संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और पदयात्राएं करेगी आम आदमी पार्टी और जश्न मनाएगी राष्ट्रीय पार्टी बनने का। मनाएगी आम आदमी पार्टी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और इसी को लेकर आज देश भर में जश्न मनाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 10 साल पहले जो थी एक छोटी सी पार्टी स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। वो लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर सत्ता हासिल की और उसके बाद में लगभग कह सकते हैं पंजाब के अंदर भी सत्ता हासिल की, गोवा के अंदर भी लगभग कह सकते हैं सत्ता के अंदर बैठे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का वजूद बढ़ता हुआ नजर आया उससे कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों को जरूर कहीं ना कहीं डर लगता हुआ नजर आया। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है चुनाव आयोग की तरफ से और अब कहीं ना कहीं पार्टी जो है यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो बड़े लेवल पर पूरे देश के अंदर अब चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं कर्नाटक की बात करें या फिर कहें और राज्यों की बात करें वहां पर भी अब पार्टी जो है वो अपना प्रचार भी करेगी और कहीं ना कहीं अपने आप को एक बड़े लेवल की कहीं ना कहीं पार्टी के तौर पर कहीं ना कहीं जनता के बीच में रखने की कोशिश की जाएगी। और इसी को लेकर एक कह सकते हैं कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहीं ना कहीं पार्टी मुख्यालय पर कहीं ना कहीं जश्न भी बनाया गया और राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ साथ लोगों का धन्यवाद भी किया गया। जिस तरीके से 10 साल पहले शुरुआत की गई थी एक नई पार्टी की, आज जनता के प्यार से कहीं ना कहीं वो पार्टी जो है कि राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और लगभग कह सकते हैं जनता जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कामों को सराहती हुई नजर आ रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। मगर अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पद यात्राएं निकाली जाएंगी और सभी राज्यों के कैसे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी आज जश्न
जश्न मनाकर कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि लगातार जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है वो लेकर कहीं ना कहीं एक जनता के बीच में आएंगे और कहीं ना कहीं एक मिस कॉल नंबर भी दिया गया है जिसके माध्यम से मिस कॉल के माध्यम से लोग जो है उन नंबर से जुड़ते हुए नजर आएंगे। मगर कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से विपक्ष की यानी कि क्या कहते हैं भाजपा की या फिर कहे और पार्टियों की, कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार उन पर भी हमला होती नजर आई और लगातार भाजपा के ऊपर भी लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए थे। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और आज भी मनीष सिसोदिया की जो है राउत सैनिक कोर्ट के अंदर पेशी है उसको लेकर भी आज आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पर उतरेगी और लगातार भाजपा कार्यालय तक भी प्रदर्शन किया जाएगा। मगर भाजपा की बात करें तो भाजपा भी आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगने के लिए कहीं ना कहीं पार्टी में अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के मुख्यालय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मगर देखना होगा आज जनता तक संदेश क्या पहुंचता हुआ नजर आता है। भाजपा जिस तरीके से प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी के खिलाफ या फिर कहे आम आदमी पार्टी जो भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, कहीं ना कहीं मैसेज जरूर दिया जा रहा है। मगर जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी बनी है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का वजूद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी आज देश भर में जश्न मनाया जाएगा, चाहे फिर वो पदयात्राएं हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। जो जनता है उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में एक नंबर भी जारी किया गया है, टोल फ्री नंबर है जो आम आदमी पार्टी ने जारी किया है, जिसके लिए कहा गया है कि अगर उस पर मिस कॉल करते हैं तो आम आदमी पार्टी से जुड़ा जा सकता है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद में अब आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, इसीलिए पद यात्राएं निकाली जाएंगी और लोगों के लिए एक मिस कॉल नंबर भी दिया गया जिसके माध्यम से सिर्फ आपको मिस कॉल करनी है और वो मिस कॉल पार्टी मुख्यालय तक पहुंचेगी और उसके बाद में हर व्यक्ति जो है जो भी मिस कॉल करेगा वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़ता हुआ नजर आएगा। और जो नंबर बताया गया है वो है 9871010101, यानी कि लगातार कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी इस नंबर से कहीं ना कहीं लोग जो है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ते हुए नजर आए। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई है, यहाँ तक कि स्कूलों के अंदर को बात करें, शिक्षा के मॉडल की बात करें, कहते हैं दिल्ली के अंदर बिजली फ्री, पानी फ्री या फिर कहें और जो सुविधाएं मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा दी गई हैं, तमाम सुविधाओं को अब कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और लगातार यही कोशिश की जाएगी कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से नेशनल पार्टी बनी है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए कार्य करे। और यही चीज अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी कहीं पार्टी मुख्यालय से बिल्कुल कहा गया कि जनता का प्यार है, जिस तरीके से वो राष्ट्रीय पार्टी बनी है और एक छोटी सी पार्टी कम समय के अंदर एक नेशनल पार्टी बन चुकी है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आप पूरे देश के अंदर वो चुनाव भी लड़ती नजर आएगी और जनता के लिए विकास कार्य जो है वो भी करती नजर आएगी। मगर देखना होगा जनता अब बाकी राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी को किस तरीके से मौका देती है। जी जिस तरीके से जब चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने खुद दोनों अपने धुरंधरों को याद किया, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया हो। मंच के माध्यम से जब कल कार्यक्रम चल रहा था उस समय उनको दोनों को याद किया गया और बताया गया कि किस तरीके से उनका जो पूरा योगदान है पार्टी में है। देखिए बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यानी कि कहते हैं आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है उनकी तरफ से बिल्कुल अपने दो मंत्रियों की याद जरूर किया गया, क्योंकि सत्येंद्र जैन की बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं दिल्ली के विकास कार्य के लिए अंदर अपना योगदान दिया। मनीष सिसोदिया की बात करें शिक्षा के क्षेत्र के अंदर उन्होंने बड़ा क्रांति के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट किया और लगातार जो सरकारी स्कूल थे या फिर कहें जो बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ पाते थे, आज उनको सरकारी स्कूलों को इतना डेवलप कर दिया है कि आम आदमी पार्टी जो है वो मनीष सिसोदिया के कामों को कहीं ना कहीं याद करती हुई नजर आई। और जिस तरीके से लगातार जनता तक पहुंचने की भी कोशिश की जाएगी मिस कॉल के माध्यम से भी कि दिल्ली सरकार के द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं और आने वाले समय के अंदर और ज्यादा अच्छे कार्य किए जाएंगे। मगर यहाँ पर बात करें मनीष सिसोदिया की, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लगातार कहीं ना कहीं भाजपा जो है उनके ऊपर आरोप लगाती है, झूठे केसों के अंदर उनके दो मंत्री जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। मगर आज भी मनीष सिसोदिया की जो है राउत सैनिक कोर्ट के अंदर पेश सुनवाई होगी और उसके अंदर देखना होगा कि किस तरीके से कोर्ट का फैसला क्या होता है। मगर आम आदमी पार्टी जो है वो आज भी भाजपा के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करेगी और यही प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं बाकी राज्यों के अंदर भी जरूर किया जा सकता है। जी राजीव, जिस तरीके से कई पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का तगमा छीना है चुनाव आयोग ने और सबसे छीनकर आम आदमी पार्टी को यह तगमा दिया गया है, अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के आगे की रणनीति क्या है? किस तरीके से अपना कुनबा बढ़ाएगी आम आदमी पार्टी और कुनबा बढ़ाने के बाद किस तरीके से, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव कई राज्यों के आ रहे हैं, तो किस तरीके से कार्य होगा?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर मैं एक चीज़ समझनी होगी, आम आदमी पार्टी जो बिल्कुल अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और कुछ राष्ट्रीय पार्टियों का जो तमगा है राष्ट्रीय पार्टी का, वो कहीं न कहीं छिन चुका है। मगर आम आदमी पार्टी जो है, वो अब जिस तरीके से मिस्ड कॉल की बात करें या फिर कहें ये पद यात्रा की बात करें या फिर कहें लोगों से जुड़ने की बात करें, वो लगातार अब लगातार कहीं न कहीं अपने-अपने राज्यों के अंदर कोशिश की जाएगी, लगातार ये कोशिश की जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आम आदमी पार्टी के जो विकास कार्य हैं या फिर कहें आम आदमी पार्टी से जुड़ने का जो मौका है, वो कहीं न कहीं दिया जाएगा, चाहे वो मिस्ड कॉल के माध्यम से हो या फिर आम आदमी पार्टी के कार्यालय से जुड़ने की बात हो, लगातार इसके अंदर अब कोशिश की जाएगी। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, उससे तो कहीं न कहीं ये ज़रूर लगता है कि अब कर्नाटक चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, तो कर्नाटक के अंदर भी आम आदमी पार्टी जो है, वो अपना कहीं न कहीं खाता जो है, वो कर्नाटक के अंदर खोलने की कोशिश करेगी और कहीं न कहीं ये कोशिश की जाएगी, तो दिल्ली के अंदर जो विकास कार्य किए गए हैं, वही चीज़ कर्नाटक के अंदर भी लागू किए जाए और लगातार ये भी कोशिश की जाएगी कि लगातार स्कूलों की जो प्रक्रिया है, जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले भी कहा गया था कि केंद्र सरकार ने अभी तक पूरे देश के अंदर 60,000 स्कूलों को बंद करने का काम किया है और दिल्ली सरकार ने स्कूलों को खोलने का काम किया है। इस तरीके की जो जानकारी है वो जनता तक पहुंचाई जाएगी, मगर देखना होगा क्या मिस कॉल के माध्यम से लोग बाग जो आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे, अगर हम्म। जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आम आदमी पार्टी का वजूद बिल्कुल बढ़ेगा और कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर एक आम आदमी पार्टी जो है वो एक बड़ी क्रांति के तौर पर कहीं ना कहीं जनता के सामने आएगी। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की या फिर कांग्रेस की, तो लगातार कहीं ना कहीं उनसे टक्कर भी दी जाएगी और लगातार भाजपा को कहीं ना कहीं घेरने की भी कोशिश की जाएगी। मगर देखना होगा कि आम आदमी पार्टी वाकई में ही अपने आप को कितने दिनों तक राष्ट्रीय पार्टी जो है वो बना पाती है और जनता तक क्या सुविधाएं देने की जो बात की जा रही है या फिर कहें जो अच्छे काम किए गए हैं दिल्ली के अंदर, वही काम क्या बाकी राज्यों के अंदर भी करने की कोशिश की जाएगी। यह आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता को जोड़ने का और जनता से जुड़ने का काम वो जरूर इस मिस कॉल के माध्यम से जरूर करते हुए नजर आएंगे। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है और अब ऐसे में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने बड़ी तैयारी भी शुरू कर दी है। बीजेपी के 20,000 मुस्लिम कार्यकर्ता पूरे देश में मुस्लिमों के बीच योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के प्रचार प्रसार की कमान संभालेंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से मुस्लिम बहुल्य इलाकों में प्रभारी मुस्लिम नेताओं को ही बनाया जा रहा है। ऐसे में इन प्रभारियों की टिकट को लेकर भी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली के अलावा प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी मौजूद रहे। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने यह बताया कि हमारा प्रमुख एजेंडा यही था कि हम अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दें, जिसमें मुस्लिमों के अलावा सिख, जैन, बुद्ध और ईसाई कार्यकर्ता भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में करीब 20,000 मुस्लिम कार्यकर्ता सक्रिय तौर पर निकाय क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उनको विशेष तौर पर कहा गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार खास तौर पर मुस्लिमों के बीच करें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता ऋषभ गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, जिस तरीके से यूपी में योगी सरकार कार्य कर रही है, अब मुस्लिमों को साधने के लिए क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, आपको बताते चले मुस्कान जी, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जो है अब रफ्तार पकड़ने लगा है। अब ऐसे में देखिए, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे ने बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के करीबन 20,000 मुस्लिम कार्यकर्ता जो है वो प्रदेश के मुस्लिमों के बीच में जाएंगे और मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्य और योजनाओं में लिए गए लाभों को उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर जो हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राज्य मंत्री दानिश आजाद अल्पसंख्यक मोर्चे की एक मीटिंग में शामिल रहे। वहीं अगर जो बात करें कि देखिए, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुमार वासिद अली
ने इस बात को बताया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख एजेंडा देखिए अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक मोर्चे को सक्रिय कर देना, मुस्लिमों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं और उनकी कार्यशैली को प्रस्तुत करना, तमाम ऐसी बातें। देखिए आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में करीबन 13,594 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था। इस बजट में अल्पसंख्यकों के विकास पर जोर दिया गया था। सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण से लेकर अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के विकास के लिए काफी कुछ दिया था। देखिए मदरसों को आधुनिकीकरण किया गया, 20 करोड़ आवंटित भी किए गए आधुनिकीकरण के लिए। अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में IT भवन के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए योगी सरकार द्वारा दिए गए। इसके अलावा अगर जो हम बात करें कि अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के भवनों के निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए, और अगर हम बात करें देखिए अल्पसंख्यकों के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। इसके तहत अगर जो प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में अल्पसंख्यक समुदायों के अभिभावकों को उनकी पुत्री की शादी के लिए अनुदान दिया गया है। लेकिन 1705 पात्र लाभार्थियों को करीबन 3 करोड़ 41 लाख रुपए की धनराशि भेजी गई। वहीं अगर जो केंद्र सरकार की बात करें तो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कुल 88,508 पात्र छात्र छात्राओं के खाते में पैसा गया है। देखिए आपको बताते चले कि देखिए कल्याणकारी योजनाओं को लाभ जो मुस्लिमों को दिए जा रहे हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से एक हाथ में कंप्यूटर तो एक हाथ में कुरान की बात करते हैं, यह सारी जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी, जो कि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। मतदाताओं को इस बीच में सकारात्मक संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा देखिए अल्पसंख्यक मोर्चे में योगी सरकार की ओर से प्रदेश के बुनकरों के लिए अभी हाल ही में योजनाएं घोषित की गई हैं। देखिए हर जिले में साफ तौर पर ये इन सब जिलों में हर जिले में प्रेस वार्ता करेंगे। 6 दिनों में यह प्रेस वार्ता सभी क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी। अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष ने अपनी बात हर जिले में रखेंगी। जी, जिस तरीके से अल्पसंख्यक मोर्चा अब लगातार सक्रिय हो रहा है और निकाय चुनाव जो है उसको साधने की कोशिश में है, ऐसे में अब निकाय चुनावों के लिए जिस तरीके से मुस्लिमों पर नजर है, इसी के साथ अन्य जो अल्पसंख्यक है उन पर भी नजर है। फिर चाहे वो सिख हो, बुद्ध हो, ईसाई हो, तमाम जो अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, उनको साधने की कोशिश की जा रही है निकाय चुनाव के लिए। अब किस तरीके से तमाम जो रिलीजन है, धर्म है, उनको साधा जा रहा है? देखिए आपको हम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये केवल अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं या उनके समाज के लिए, मुस्लिमों समाज के लिए नहीं। देखिए सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई कार्यकर्ता भी शामिल हैं इसमें। उत्तर प्रदेश में 20,000 लगभग कार्यकर्ता हैं जो अन्य जातियों के हैं। सिख की बात कर लीजिए, जैन की बात कर लीजिए, ईसाई की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को नीतियों का प्रचार प्रसार खास तौर पर मुस्लिमों के बीच में करेंगे, जिससे उन्हें जो है रूबरू कराएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, योजनाओं का लाभ किस प्रकार से उनको मिल रहा है। चाहे देखिए अब उत्तर प्रदेश में रसद खाद्य विभाग की बात कर ली जाए तो योजना चल रही है फ्री राशन व्यवस्था, तो लगभग तो मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिला है। लेकिन बात करें कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको लगातार लाभ मिल रहा है, चाहे हम बात करें जैन की, बुद्ध की या ईसाई की। देखिए योजना जो है वो कहीं ना कहीं जो है सभी को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है योगी सरकार, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि लगातार सक्रिय है। जी, बीजेपी लगातार सक्रिय है और निकाय चुनावों को लेकर जिस तरीके से तमाम समुदायों को साधने की कोशिश हो रही है, इन समुदायों को साधने से किस तरीके का लाभ जो है निकाय चुनावों में बीजेपी को मिलने जा रहा है? देखिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे जिन योजनाओं से प्रदेश के पूरे प्रदेश को फायदा मिला है और प्रदेश की जनता लगातार जो है इन योजनाओं का लाभ भी उठा रही है। अगर तो हम देखिए केवल मुस्लिम कोई की बात करें या बौद्ध की बात करें, जैन की बात करें, ईसाई की बात करें,
तो तमाम हर स्तर पर योगी सरकार लगातार योजनाओं पर काम कर रही थी, जिसको लेकर समाज के हर उस व्यक्ति तक, देखिए गांव-गांव तक भी जाने की योजना है भारतीय जनता पार्टी की। तो अपनी नीतियों का, अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के पूर्ण रूप से काम करेंगे और इसको लेकर लगातार जो है चुनाव में सक्रिय। और इसके अलावा भी अगर जो देखिए 2024 का चुनाव आ रहा है, तो इस चुनाव को लेकर लगातार सक्रिय रहेंगे भारतीय जनता पार्टी और तमाम ऐसे कार्य जो है लगातार करने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी। जी ठीक है ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विजिलेंस ब्यूरो ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को 12 अप्रैल को यानी आज सुबह 10 बजे कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। उन्हें आय से अधिक संसाधनों के माध्यम से संपत्ति बनाने का आह्वान किया गया है। इससे पहले पूर्व मंत्री ब्रह्म महिंद्रा, गुरप्रीत कांगड़ा, पूर्व विधायक किकी ढिल्लों सहित कांग्रेस के कई नेता विजिलेंस जांच का सामना कर रहे हैं। चन्नी के खिलाफ विजिलेंस पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी कर चुका है। अब ऐसे में आज विजिलेंस ब्यूरो में कार्यालय में आज पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की पेशी होगी और उसके बाद उनसे तमाम पूछताछ और कार्रवाई की जाएगी। गिरते नजर आ रही है। लंबे समय से उन पर यह जांच चल रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन पर यह जांच है और ऐसे में विजिलेंस ब्यूरो ने आज उन्हें पेश होने के लिए कहा है। आज विजिलेंस ब्यूरो के कार्यालय में पेश होंगे पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और अपनी बातों को रखेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, जिस तरीके से पूर्व सीएम पर एक बार फिर से गाज गिरते नजर आ रही है, विजिलेंस ब्यूरो की जो कार्रवाई है वो चन्नी पर चल रही है, क्या कुछ अहम जानकारी आज उन्हें पेश होना है? जी बिल्कुल मुस्कान, अगर देखा जाए तो पूर्व सीएम रह चुके हैं चरणजीत सिंह चन्नी। हालांकि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम से हटाया गया था तो सीएम चन्नी बने थे, चरणजीत सिंह चन्नी जो है सीएम बन गए थे और कुछ ही जो है महीने उनकी जो है सीएम पद पर रहे और जिसके चलते कहीं ना कहीं संपत्ति जो है ज्यादा जोड़ने की बात आई और विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से जो है जांच पड़ताल करनी शुरू की गई और जांच पड़ताल करने के लगा कि आया जो उनकी आया थी उससे ज्यादा जो है संपत्ति उनके पास है, जिसके चलते विजिलेंस ब्यूरो ने उन्हें आज तलब भी किया है और विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर में आज वह पेश होने आएंगे। जी, जिस तरीके से उनकी पेशी आज हो रही है, क्या कोई सवालों की लिस्ट जारी की गई है विजिलेंस ब्यूरो द्वारा, जिस तरीके के सवाल जो है वो पूछताछ की जाएगी? देखिए नॉर्मल सवाल ही होते हैं कि आया जो इतनी थी तो ये संपत्ति कहाँ से आई। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी ये भी कह सकते हैं कि मेरी पहले की जायदाद है या जो कहीं ना कहीं पिछली जायदाद है, तो कई सवाल हो सकते हैं कि आया कैसे इतनी आई और कहाँ से आई, कितने की ये जो आपने ली है, उनके खाते भी फरोले जा सकते हैं, उनकी पत्नी के खाते भी फरोले जा सकते हैं, उनके बेटे के खाते भी जो है कहीं ना कहीं खंगाले जा सकते हैं, जिसके चलते काफी जो है सवाल जो आज जवाब होते हुए जरूर नजर आएंगे चरणजीत सिंह चन्नी के। पर कहीं ना कहीं देखा यह भी गया है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है पंजाब के पूर्व जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जो लगातार ही बात कही जा रही थी कि चरणजीत सिंह चन्नी हर एक जगह जाते थे और हर एक काम जो है वो कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं जो आयात की बात आई है तो आयात को लेकर आज विजिलेंस ब्यूरो में उनको बुलाया गया है, कुछ तो आज उनसे पूछताछ करती हुई नजर जरूर आएगी। जिस तरीके से अगर चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें तो ज्यादा लंबे समय तक वो सीएम रहे नहीं हैं, मात्र कुछ समय के लिए ही सीएम रहे हैं। ऐसे में इतने समय में आय से अधिक संपत्ति का मामला जो उन पर दर्ज किया गया है, इसको लेकर कांग्रेस क्या कह रही है? देखिए अगर सीएम की बात माने तो चरणजीत सिंह चन्नी कुछ ही दिन रहे हैं, कुछ ही महीने रहे हैं, पर एमएलए जो है वो पहले ही थे, तो कहीं ना कहीं आया जो है पहले भी उनको वेतन है वो यूज मिलता था। हो सकता है कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी, हो सकता है कि जब सीएम बनने के बाद जब बंदा पावर में आता है तो कहीं ना कहीं गलत काम तो हो भी सकते हैं, पर
ये अभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि कांग्रेस जो है चरणजीत सिंह चन्नी के पक्ष में खड़ी है और सवाल जवाब चरणजीत सिंह चन्नी के होंगे तो कहीं ना कहीं उनका साथ देते हुए जरूर नजर आएगी। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए पंजाब के अस्पतालों में सोमवार और मंगलवार को कोविड-19 की तैयारियों का पता लगाने और किसी भी तरह की आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। 2 दिवसीय अभ्यास सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधाओं में कोविड की तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का हिस्सा था। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, जो कि लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को किसी भी तरह की कोविड संबंधी चिकित्सीय आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को दवाओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के अलावा बिस्तरों और वेंटिलेटर, फेस मास्क, पीपीई किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट सहित आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को तुरंत कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि हालांकि स्थिति नियंत्रण में है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, जिसमें सामाजिक दूरी, उचित तरीके से मास्क पहनना और बार-बार हाथ धोना शामिल है। तो आपको बता दें कि कोरोना को लेकर लगातार 2 दिन मॉक ड्रिल की गई और इस मॉक ड्रिल में तरह तरह की तैयारियों की समीक्षा की गई कि आखिर अगर स्थिति कोविड की आती है तो किस तरीके की सुविधाएं जो है वो पंजाब के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने सभी से आग्रह किया है कि स्थिति नियंत्रण में है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि वे स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, जिसमें सामाजिक दूरी, उचित तरीके से मास्क पहनना और बार-बार हाथ धोना शामिल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से कोविड को लेकर तमाम तैयारियों की समीक्षा की गई है, मॉक ड्रिल की गई, किस तरीके की सुविधाएं जो है वो अभी पंजाब के अस्पतालों में उपलब्ध है? जी, केंद्र सरकार द्वारा जो है दिशा निर्देश दिए गए थे कि 2 दिन जो है देश भर में जो है मॉक ड्रिल चलाई जाएगी। वहीं पंजाब की अगर बात की जाए तो सोमवार और मंगलवार को जो है मॉक ड्रिल जो है चलाई गई और जो है पूरा कोविड को लेके जो है जायजा लिया गया। जिस तरह से दिन प्रतिदिन जो कोविड के जो आंकड़े हैं, जिस तरह से डराने वाले जो सामने आ रहे हैं, कोरोना जो अपना पैर दोबारा से जिस तरह से पसारता दिख रहा है, तो उसके बाद जो है मॉक ड्रिल जो है की गई है और सभी हॉस्पिटल्स में जाके जो है मॉक ड्रिल की गई। वहां पर जायजा लिया गया कि अगर कोरोना दोबारा से अगर आता है तो उसको अगर इतने पीक पे आता है तो उसके लिए जो है कितना के पुख्ता इंतजाम जो है किए जाएंगे, चाहे वो ऑक्सीजन की बात की जाए, चाहे वो बेड्स की बात की जाए, चाहे मेडिसिन की बात की जाए, तो सभी चीज का जो है जायजा लिया गया। जिस तरीके से जायजा लिया गया, किस तरीके की पूरी मॉक ड्रिल रखी, किस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं इस समय उपलब्ध हैं? क्या तमाम जो सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से पूरी हैं पंजाब में? जी बिल्कुल, अगर मोहाली क्षेत्र की बात की जाए तो कल वहां पे भी मॉक ड्रिल हुई और वहां पर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो थे वो भी पूरे थे और अगर बेड्स की बात की जाए तो वो भी भरपूर मात्रा में वहां पर थे और अगर दवाइयों की, मेडिसिन की बात की जाए तो वो भी थे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने और स्वास्थ्य विभाग भी जो है बार बार लोगों को यही दिशा निर्देश दे रहा है कि मास्क पहन के रखें, लोगों से जो है 2 गज की दूरी बना के रखें, बार बार जो है अपने हाथ जो है वो धोते रहें। क्या जो इक्विपमेंट्स थे मौजूद, जो भी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हैं, क्या उनको चलाकर देखा गया और क्या वो पूर्ण रूप से चल रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जंग लग जाती है इन तमाम इक्विपमेंट्स में और वो काम नहीं करते हैं मौके पर। नहीं, बिल्कुल, अगर मॉक ड्रिल की बात की जाए तो वहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट थे सारे जो थे वर्किंग में थे और जो है वहाँ पे मॉक ड्रिल करके जो है पूरी तरीके से दिखाई गई और सभी जो वहाँ पे जो इक्विपमेंट थे वो वर्किंग में थे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल के बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पाटिल के बयान को शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे का अपमान बताया है और इसको लेकर उन्होंने चंद्रकांत पाटिल या एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी स्पष्ट करे कि क्या पाटिल का यह बयान उन्हें मान्य है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जो बाला साहेब को अपना गुरु मानते हैं, क्या वे अपने गुरु का अपमान बर्दाश्त करेंगे। दरअसल सोमवार को बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने दावा किया था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में शिवसेना का एक भी कार्यकर्ता शामिल नहीं था। पाटिल ने कहा कि शिवसेना के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत बाबरी मस्जिद विध्वंस के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन उनके मन में सवाल पैदा होता है कि क्या वे उस समय अयोध्या में थे भी। तो आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल के बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पाटिल के बयान को शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे का अपमान बताया है और इसको लेकर उन्होंने चंद्रकांत पाटिल या एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग भी रख दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी स्पष्ट करे कि क्या पाटिल का ये बयान उन्हें मान्य है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जो बाला साहेब को अपना गुरु मानते हैं, क्या वे अपने गुरु का अपमान बर्दाश्त करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से चंद्रकांत पाटिल का बयान सामने आया है उसको लेकर अब उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया है और साफ तौर पर पूछा है एकनाथ शिंदे से और बीजेपी से कि क्या आपको अपने गुरु का अपमान बर्दाश्त है। बिल्कुल मुस्कान जी, महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल ने अपने एक बयान में यह कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान शिवसेना का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं था। इसको लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं और इस मामले पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने बेहद नाराजगी जताते हुए बताया कि एकनाथ शिंदे जिसे अपना गुरु मानते हैं, उन्हीं गुरु का जो है भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री जो है उनका अपमान कर रहा है और ये कह रहा है कि बाबरी विध्वंस मामले में शिवसेना का कोई रोल नहीं था, शिवसेना का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं था। ऐसे में क्या चंद्रकांत दादा पाटिल यह मानते हैं कि शिवसेना का कोई रोल नहीं था? जो बयान दे रहे हैं वो सही है? अगर सही है तो एकनाथ शिंदे तुरंत उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि यह बाला साहब ठाकरे का अपमान है और जिस बाला साहब ठाकरे को गुरु मानते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने शपथ ली है, उन्हें जो है इस पूरे मामले पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मुस्कान जी, क्या इस पर बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि जिस तरीके से पाटिल का बयान सामने आया है उसके बाद लगातार बीजेपी पर हमलावर है तमाम विपक्ष। बिल्कुल, देखिए मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई बयान नहीं आया है, लेकिन चंद्रकांत दादा पाटिल ने खुद अपने बयानों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा कि शिवसेना का एक भी कार्यकर्ता बाबरी विध्वंस मामले में शामिल नहीं था, बल्कि हमने यह कहा कि बाबरी विध्वंस मामले के दौरान सिर्फ वहां हिंदू जो है डटे हुए थे। ऐसे में न शिवसेना थी न भारतीय जनता पार्टी थी। अपने बयानों की सफाई में उन्होंने यह भी कहा कि संजय राउत बार बार बाबरी विध्वंस की बात करते रहते हैं। क्या संजय राउत बाबरी विध्वंस के समय अयोध्या गए हुए थे क्या?
तो ऐसे तमाम सवाल खड़े किए। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कर दिया है कि बाला साहब ठाकरे का वह काफी सम्मान करते हैं, वह खुद महाराष्ट्र से है, ऐसे में बाला साहब ठाकरे का अपमान वह कर ही नहीं सकते। जी। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, इस्तीफे की मांग कर ली है चंद्रकांत पाटिल से और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे से, अब इस्तीफे को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया? देखिए, कल देर शाम जो है एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर संजय राउत और उद्धव ठाकरे पहुंचे थे, जहां पर एक तस्वीर भी सामने आई कि शरद पवार जी से उद्धव ठाकरे और संजय राउत के अलावा सुप्रिया सुले जो सांसद है एनसीपी की, वह मुलाकात कर रही है। इस मुलाकात का यह मायने निकाला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किस तरह से दबाव बनाया जाए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है अल्पमत की सरकार चला रही है, उस सरकार को में बने मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल का इस्तीफा कैसे मांगा जाए, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मौके मौके पर राजनीति करती रहती है, ऐसे में एक बार फिर से यह पाला कहीं कहीं शिवसेना के हाथ लगा है, तो शिवसेना इस पूरे मामले को भुनाना चाहती है। शिवसेना लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना चाहती है। मुस्कान जी। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग 13 अप्रैल को बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करने जा रहे हैं। इस अध्यक्षता को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों और ओल्ड पेंशन स्कीम की मानक संचालन प्रक्रिया को लेकर चर्चा संभव है। इसी तरह मुख्यमंत्री की कुछ बजट घोषणाओं को भी मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जा सकता है। कैबिनेट में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स स्टाफ को 3 महीने का एक्सटेंशन देने पर विचार किया जा सकता है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। 2200 से ज्यादा कर्मचारी बाहर किए जा चुके हैं। कई कर्मियों को मानदेय नहीं मिल रहा। ऐसे में सुक्खू सरकार गुरुवार को होने वाली मंत्रिमंडल की मीटिंग में आउटसोर्स भर्ती बंद करने या कंटिन्यू रखने को लेकर निर्णय ले सकती है। सुक्खू सरकार ने 1 अप्रैल से एनपीएस कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की घोषणा कर रखी है, यानी इस महीने से केंद्र को एनपीएस कर्मचारियों का शेयर जमा नहीं होगा। इसे लेकर वित्त विभाग ने एसओपी तैयार कर दी है। इसकी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए भेज दी गई है। अब एसओपी को कैबिनेट की मंजूरी मिलना संभव है कि कैबिनेट में एसओपी को चर्चा के बाद मंजूरी मिल जाए। इस खबर पर हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल कल मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, हिमाचल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, किस तरीके की अहम जानकारी? जी बिल्कुल, कल हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक होनी है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो बजट सत्र में जिस तरह घोषणाएं की थी सरकार ने, जिस तरह योजनाएं लाई थी, उन पर भी कुछ जो है बजट कैबिनेट में उनको भी अमली जामा पहनाने के लिए कुछ जो नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, उसके बारे में यहाँ पे जो है चर्चाएं हो सकती है। इसके अलावा महंगाई भत्ते की किस्त है जो काफी लंबे समय से जो दे है कर्मचारियों को, वो भी इस मंत्रिमंडल में उसको जारी करने के बारे में भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल दिवस है 15 अप्रैल को, उसमें क्या, क्योंकि अप्रैल जो काजा है वहाँ पे राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस प्रस्तावित है, तो वहाँ पे क्या घोषणाएं हिमाचल दिवस पे महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती है, उसको लेके भी यहाँ पे चर्चा है। उसके अलावा जो पुरानी पेंशन का जो चीजें थी, वहाँ पे जो एनपीएस का जो शेयर है वो केंद्र को नहीं जाएगा, वो इस महीने से जो है राज्य में ही जो जमा होगा, उसको लेकर जो एसओपी है वो तैयार कर दी है। हालांकि उसके ऊपर और अभी चर्चा भी होनी है, उसको लेकर है। और माना ये भी जा रहा है कि कैबिनेट में जो कोरोना है, कोरोना के बढ़ते मामले, लगातार हर दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर जो है वो भी बंदिशें भी जारी हो सकती है। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स स्टाफ है उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो पिछली सरकार के कार्यकाल में आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए थे उनको निकालने का क्रम जारी है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ पे जो इन कर्मचारियों का जो कार्यकाल है उसको 3 महीने के लिए जो एक्सटेंशन है उस पर बढ़ाने पर विचार हो सकता है। और जो इसके अलावा जो बजट
जो बजट घोषणा है उसको मंजूरी के लिए कैबिनेट में यहाँ पे लाया जा सकता है। जी, जिस तरीके से लगातार कोशिश में है सुखू सरकार की प्रदेश में किसी भी तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाए, अब उसको लेकर एसओपी जो है उसको लेकर भी चर्चा संभव बताई जा रही है, क्योंकि लंबे समय से ये कहा गया था, चुनावी वायदा था कि पहली बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। ऐसे में एसओपी अभी तक जो है वो नहीं बन पाई है। आज क्या ये माना जाए कि आज ये एसओपी बनकर तैयार हो जाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि सुक्खू सरकार ने आने से पहले ही वादा किया था कि पहली जो कैबिनेट होगी उसमें इसकी बहाली कर दी जाएगी, कर भी दी गई थी हालांकि, लेकिन अभी एसओपी है उसको लेकर चर्चा आज भी बैठक में संभव है, क्योंकि अप्रैल के बाद माना जा रहा था कि जो अप्रैल से बहाल बिल्कुल ये कर दी जाएगी, और जो एनपीएस का जो शेयर है जो अभी तक केंद्र को जमा होता था वो नहीं जमा होगा। तो अभी कर्मचारियों की, क्योंकि उसमें सहमति लेना, उसमें दो तरह के जो ऑप्शन है वो कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं कि आप एनपीएस लेना चाहते हैं या ओपीएस जाना चाहते हैं, तो इस तरह का जो एसओपी है उस पर भी आज चर्चा संभव है, क्योंकि एक बहुत महत्वाकांक्षी एक वादा जो करके कांग्रेस आई थी उसको लेके कर्मचारियों की लगातार निगाहें इस पर बनी हुई है कि किस तरह से इसको बहाल किया जाता है, किस तरह की इसमें जो एसओपी में जो चीजें हैं वो निकल कर आती है। तो निश्चित तौर पे जो आज है वो एसओपी जो कैबिनेट की जो बैठक है कल होनी है, उसमें जो एसओपी है उसको भी निर्देश, उसमें भी उसको भी लेकर निर्देश जो है जो कैबिनेट है उसमें जारी किए जा सकते हैं। जी, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर किस तरीके से यहाँ पर चर्चा संभव है? जी देखिए, 35,000 के करीब जो आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ पर है, लगभग 22,000 के कर्मचारी के करीब जो कर्मचारी है वो काफी लंबे समय से बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन जो सरकार है उसने पहले तो ये कहा था कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं निकालेंगे, उनका समायोजन किसी और विभागों में किया जाएगा। लेकिन अब सरकार कह चुकी है कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों के जरिए जो बैकडोर भर्ती है उनको बढ़ावा नहीं देंगे। ऐसे में जो बैकडोर कर्मचारी है उनकी जो आजीविका है उन पर उससे संकट खड़ा हो गया है। 2200 से ज्यादा जो कर्मचारियों को बाहर किया जा चुका है इस टाइम तक, और लगातार जो बाहर निकालने का क्रम है वो जारी है। ऐसे में विधानसभा में भी प्रश्न पूछा गया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार कोई पॉलिसी लाना चाहती है, तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर इसके लिए मना किया है। और आज की जो कैबिनेट होनी है, जो ये कैबिनेट है उसमें जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनको लेके जो है चर्चा संभव है कि किस तरह से जो कुछ विभाग है जैसे आईपीएच है, पीडब्ल्यूडी है, अन्य विभाग है जहाँ पे ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किस तरह से जो काफी लंबे समय से आउटसोर्स कंपनीज के जरिए यहाँ पे लगे हैं उनको क्या समायोजित किया जाएगा अन्य विभाग में, या उनको किस तरह की सरकार राहत कोई दे सकती है, इस पर चर्चा संभव है। हालांकि सरकार साफ मना कर चुकी है राहत देने के लिए। तो ऐसे में जो केवल अभी स्वास्थ्य विभाग के जो आउटसोर्स स्टाफ है उनको 3 महीने का एक्सटेंशन देने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन जो अन्य स्टाफ है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में जो अभी माना यही जा रहा है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनको लेके भी कल कोई अहम फैसला कैबिनेट में हो सकता है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम मंगलवार को देहरादून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में जल्द दायित्व बांटे जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने सचिवालय के पास ओबीसी मोर्चा के एक कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के पास सूची दे दी गई है, आगामी दिनों में जल्द से जल्द कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटे जाएंगे। उन्होंने लोकसभावार प्रत्याशियों के चयन में परिवर्तन और रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा को फिलहाल जल्दबाजी बताया। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य सरकार में बोर्ड, निगम, आयोग और अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और सदस्यों के पदों पर 100 से अधिक नामों की सूची तैयार कर प्रदेश प्रभारी को सौंप दी थी। अब इस पर केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगना बाकी है। पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक दायित्वों की घोषणा चरणबद्ध ढंग से होगी। पहली सूची में करीब 40 दायित्वों की घोषणा हो सकती है। पार्टी कर रही है? नहीं, कोई लुभाने का काम नहीं कर रही। हमारा कार्यकर्ता दायित्वों के लिए पार्टी में काम नहीं कर रहा। कार्यकर्ता राष्ट्रीय निर्माण के लिए कर रहा है, देश के निर्माण के लिए कर रहा है, और इस समय पे इस कसौटी पे खराब भी उतरा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे कार्यकर्ताओं को उतावलापन है। हमें ही दायित्व देना प्राथमिकता है, क्योंकि उनके द्वारा कुछ न कुछ जनता का काम हम करने में सक्षम होंगे। प्रभारी जी, लोकसभा चुनाव
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से दुष्यंत गौतम पहुंचे देहरादून, यहाँ पर उन्होंने बातचीत की और ये संकेत दे दिए हैं कि अब जल्द ही दायित्वों का बंटवारा कर दिया जाएगा। बिल्कुल मुस्कान, देखिए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की तरफ से संकेत दिए गए हैं, क्योंकि जो लंबे समय से यहाँ पर जो दायित्व को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहा गया है कि जल्दी यहाँ दायित्व के बंटवारे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नाम मांगे गए थे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, वो नामों का चयन कर लिया गया और ये चरणबद्ध तरीके से इसलिए होंगे क्योंकि जो यहाँ दायित्व की संख्या है वो ज्यादा होने वाली है। फिलहाल जो अभी पहली सूची में जो करीब 40 लोग यहाँ पर नाम आने की संभावना, हालांकि ये जो दायित्व बंटवारे को लेकर लंबे समय से कयास लग रहे हैं और समय दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ चर्चा है। और जो लोग हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से यहाँ पर पार्टी में कई अहम जिम्मेदारी पर काम कर चुके हैं, लेकिन उनको दायित्व से नहीं नवाजा गया है और जो कई प्रकार से यहाँ टिकटों की दौड़ में होते हैं, लेकिन एन वक्त उनको टिकट नहीं मिल रहा, तो उन सभी की नाराजगी को देखते हुए दायित्व बंटना भी जरूरी है। लेकिन लंबे समय से कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन दायित्व बंट नहीं पा रहे हैं और उसको लेकर के अब यहाँ पर जो बात की जाए, पुष्कर सिंह धामी पर भी कहीं ना कहीं चीज का दबाव है, क्योंकि कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लंबे समय से पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन उनको दायित्व नहीं बंट पाया। उसको लेकर भी यहाँ पर अब जो है नामों पर चर्चा लगातार की जा रही है। फिलहाल अभी जो पहली यहाँ पर लिस्ट बताई जा रही है, 40 लोगों के नाम यहाँ पर आ सकते हैं और जल्दी नामों की घोषणा की जा सकती है। उसको लेकर यहाँ पर दुष्यंत गौतम ने यहाँ पर संकेत जरूर दिए और वहीं लोकसभा चुनाव में नामों की चर्चा को लेकर के भी यहाँ पर कहना भी कुछ जल्दबाजी की बात जरूर उन्होंने कही है, क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं और उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम चर्चा की गई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है मुख्यमंत्री की तरफ से और फिलहाल अगर दायित्व की बात करें तो कई विभाग और कई यहाँ पर महत्वपूर्ण पद ऐसे हैं जहाँ पर प्रशासक बैठे हुए हैं और काम उस गति से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर दायित्व बढ़ने के बाद उन कामों में गति जरूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल दायित्व को लेकर के लगातार असमंजस बना हुआ है। हालांकि प्रदेश प्रभारी की तरफ से संकेत जरूर दिए गए और संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जल्दी यहाँ पर दायित्वों का बंटवारा हो सकता है और करीब 40 लोगों के नाम पे यहाँ दायित्व उनको कहीं ना कहीं मिल सकता है। जी, क्या अभी कोई अहम जानकारी किसको कौन सा दायित्व दिया जा सकता है? देखिए, दायित्व के दौर में बात की जाए तो कई चेहरे यहाँ पर आगे हैं और फिलहाल जो 40 नाम यहाँ पर जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं, जो वरिष्ठ चेहरे हैं भाजपा के, उन पे कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको आशीर्वाद मिल सकता है दायित्व के तौर पर। और कई विभाग यहाँ पर जो निगम की बात की जाए, सरकार में कई पद ऐसे हैं जो लंबे समय से यहाँ पर, क्योंकि 1 साल का समय दावी सरकार बने हो चुका है और उसमें प्रशासक लगातार कार्य कर रहे हैं, तो प्रशासक के बैठने से वो कार्य उस गति से नहीं हो पा रहे हैं। दायित्व मिलने के बाद कई काम ऐसे हैं जनता के जो स्वतः ही यहाँ पर उनके द्वारा किए जाएंगे, तो उस चीजों को लेकर के यहाँ नामों की चर्चा की जा रही है। कुमाऊं और गढ़वाल को स्वतः यहाँ पर साथ लेके चलने की बात की जा रही है और यहाँ पर जो कुछ नाम गढ़वाल से होंगे, कुछ नाम कुमाऊं से होंगे और वो नाम वरिष्ठ लोगों के होंगे, ये जरूर संभावना यहाँ पर चलाई जा रही है। जी, जिस तरीके से लगातार दायित्वों को लेकर चिंतित थी बीजेपी और अब ये संकेत दिए गए हैं कि जल्द ही दायित्वों का बंटवारा हो जाएगा, क्या लोकसभा चुनाव क्योंकि नजदीक है तो ये समझा जाए कि चुनावों में कार्यकर्ताओं को लुभाने की कोशिश है ये? देखिए, क्योंकि 2024 की बात की जाए, यहाँ पर लोकसभा चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और पूरे उत्तराखंड की बात की है तो यहाँ पर जो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में यहाँ पर जो भाजपा के जो कई चेहरे ऐसे हैं जो लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि दायित्वों की बंटवारे को लेकर लंबे समय से इंतजार हो तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी और एक निराशापन जरूर लोगों में है। और क्योंकि 2024 में पूरी जान से यहाँ पर भाजपा लड़ना चाहती है तो वो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर आत्मविश्वास उनका बढ़े और कहीं ना कहीं उस चीजों को लेकर के वो आगे जाए, उसको लेकर दायित्व बंटवारे को लेकर के भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि दायित्व बंटवारा यहाँ पर किया जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो भाजपा की जो नीति और रीति अभी यूपी में भी, क्योंकि अभी बंटवारे नहीं हुए हैं दायित्व को लेकर, गुजरात में भी बंटवारे नहीं हुए हैं, उत्तराखंड में किस तरीके से चीजें होती है, मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ और प्रदेश प्रभारी के साथ। अभी हाल ही में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की गई, संभावना जताई जाती है कि दायित्व को लेकर उनसे चर्चा की जा सकती है। फिलहाल 100 नाम यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष को दिए जा चुके हैं, 40 नाम पे मोहर लगनी है और केंद्र पे अब कहीं ना कहीं टकटकाई लगाए देखे यहाँ बैठी है उत्तराखंड की बीजेपी सरकार कि वहां से अगर सहमति मिलती है तो यहाँ से नामों का ऐलान कर दिया जाए। गढ़वाल और कुमाऊं को यहाँ पर बैलेंस करते हुए कहीं ना कहीं इन 40 नामों की घोषणा हो सकती है और कुछ वरिष्ठ चेहरे जो भाजपा के हैं जो लंबे समय से यहाँ पार्टी के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर खुश करने की कवायद भाजपा की तरफ से की जा सकती है।
ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहू ने बरनपुर हिंसा में जान गंवाने वाले युवक भुवनेश्वर साहू की मृत्यु के 4 दिन बाद सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी के ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ये कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ने इस ऐलान के जरिए छत्तीसगढ़ की भावना का अपमान किया है। जिहादी उन्माद के बचाव में कांग्रेस सरकार ने एक हिंदू युवा की जान की कीमत 10 लाख रुपए तय की है। समाज ने 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की थी। भूपेश बघेल सरकार ने हिंदू समाज सहित पूरे छत्तीसगढ़िया समाज के जख्मों पर नमक छिड़का है। छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहू ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भुवनेश्वर साहू की मृत्यु के 4 दिन बाद सरकार ने 10 लाख रुपए की सहायता कर दी है, लेकिन ये सहायता नहीं है, ये मात्र उसके 10 लाख रुपए कीमत लगाई गई है, जबकि जो जनता है वो 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर रही थी। अब ऐसे में भूपेश सरकार को ये मुआवजा देना चाहिए ताकि उनका परिवार आगे फल फूल सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता ज्यादास माणिकपुरी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्यादास, फिलहाल जिस तरीके से अरुण साहू ने एक बार फिर से भूपेश सरकार पर निशाना साधा और सीधे तौर पर कहा कि भुवनेश्वर साहू की जो हत्या हुई है उसकी कीमत लगाई गई है 10 लाख रुपए, लेकिन जुर्माना जो है कह सकते हैं कि जुर्माना वो 1 करोड़ रुपए का मांगा गया था। देखिए, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साहू ने कहा है कि भूपेश बघेल ने गांधी परिवार की चटुकारिता के लिए यूपी में 50-50 लाख बांटे और छत्तीसगढ़ के महतारी के बेटे के लिए पूरे प्रदेश के दबाव के बाद मात्र 10 लाख की जो है घोषणा की है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इससे ज्यादा रकम तो प्रियंका गांधी की गाड़ी से रौंदने के लिए गुलाब के फूल बिछाए गए थे। वही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने कहा कि जिहादी उन्माद में निर्दोष हिंदू युवक की नृशंस हत्या हो गई और तुष्टीकरण की हिमायती कांग्रेस और उसकी सरकार के मुख से पीड़ित परिवार के लिए हमदर्दी के 2 शब्द तक नहीं निकले। कहा जा रहा है कि इस पे जो है सरकार ने कल ही जो 10 लाख रुपए की आर्थिक घोषणा की है, साथ में उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज हो गई है। इसी पर जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू का जो है बयान इस तरीके से आया है। जी लेकिन ज्यादास, जिस तरीके से ये मुआवजे का ऐलान किया गया है 10 लाख रुपए का, इसको लेकर परिजनों का क्या कहना है? निश्चित ही परिजनों का भी कोई स्टैंड वहां आया नहीं है, क्योंकि वहां अभी भी धारा 144 लगा हुआ है और वहां जो है गांव में अभी मीडिया को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ में वहां 5 लोग से भी अत्यधिक खड़े एक साथ नहीं हो सकते कहीं पर भी किसी भी स्थान पर। तो कहा जा सकता है कि अभी स्थिति वहां जो है पुलिस के कंट्रोल में है। पुलिस जो है वहां चप्पे चप्पे पर हुई है और यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि उनके परिवार की तरफ से क्या स्टैंड आया है। लेकिन कल जो है साहू समाज के प्रतिनिधित्व मंडल ने मुख्यमंत्री से जाकर मिला और मिलने के बाद जो है वहां की पूरी वास्तु स्थिति घटना की जानकारी दी। जानकारी देने के बाद मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। घोषणा करने के बाद जो है बीजेपी ने सीधे कांग्रेस की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुरी घटना हुई वहां 50-50 लाख रुपए देकर आए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़िया युवक की जब हत्या हुई है, हत्या की गई हो, को आप 10 लाख रुपए देते हो, ये कहाँ की राजनीति है और कहाँ की ये दोहरा नीति जो है वो चलने वाली नहीं है। तो इस तरीके की बातें जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से की गई है और स्पष्ट यह कहा गया है कि कांग्रेस की सरकार को निशाने पे लिया गया है बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा।
कांग्रेस को जब निशाने पर लिया जा रहा है तो ऐसे में कांग्रेस का क्या कहना है, क्योंकि मुआवजे पर जिस तरीके की बात कही गई है अरुण साव द्वारा, इस पर क्या कहना है कांग्रेस का? निश्चित ही कांग्रेस के स्टैंड यही है कि जो मुआवजा राशि दिया गया है 10 लाख रुपए, साथ में उनके परिवारजनों को जो है किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो सरकार की जो आर्थिक सहायता है वो पहुंच गई है। साथ में सरकार ने इस पर जो है गृह मंत्री का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि यह जो घटना है काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जितने भी 11 दोषी जो जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किए हो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कानूनन की जाएगी, कानून के तहत की जाएगी। तो इस पर जो है कांग्रेस का सीधा यही स्टैंड है कि जो भी है न्याय प्रक्रिया के तहत ही होगा, जो भी है कानून के तहत ही होगा, इसमें किसी के कहने किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जो है हमारी जो काफी संवेदनशील है, इस मामले पर जो है नजर बनाए हुई है, इस तरीके की बातें सामने आई है। और सीधे सीधे उन्होंने यह कहा है कि सरकार जो है इस पर गंभीरता से ध्यान दे रही है। जी ठीक है जदास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।